हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निश्चल शर्मा, आयुर्वेद और पंचकर्मा एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑनगोइंग सीजन जो है विंटर सीजन के बारे में। आयुर्वेद में विंटर सीजन के अंदर 3 ऋतुओं को लिया गया है: शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। शरद ऋतु जो है, जिसको हम अर्ली विंटर्स बोल सकते हैं, इसमें सितंबर से लेके 15 नवंबर तक का जो 2 महीने का पीरियड है, इसको कंसिडर किया है। और हेमंत ऋतु में 15 नवंबर से 15 जनवरी का जो 2 मंथ का पीरियड है, इसको लिया गया है। शिशिर ऋतु में 15 जनवरी से 15 मार्च, जो लेट विंटर्स बोलते हैं हम लोग, इसको लिया गया है। अभी जो ऑनगोइंग सीजन है, ये है हेमंत ऋतु, 15 नवंबर से 15 जनवरी का। इस ऋतु में दोस्तों बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और ठंड पड़ने की वजह से क्या होता है कि नेचुरली जो वात दोष है, ये बहुत ज्यादा प्रेडोमिनेंट होता है। हम देखते हैं कि इस मौसम में हमारी पूरी बॉडी पे ड्राइनेस हो जाती है। हमारे जो लिप्स हैं, जो चीक्स हैं, ये चैप हो जाती हैं, फट जाती हैं। वात दोष का जो ड्राइनेस नेचर है, वो बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड होती है। तो बॉडी में जितने भी ज्वाइंट पेन्स हैं या बॉडी में स्टिफनेस बढ़ जाती है, वात दोष जो है ये बॉडी को एकदम जकड़ लेता है। और ठंड ज्यादा पड़ने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे रोमकूप हैं, जिनको हम हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं, ये श्रिंक हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो हीट है, जिसको हम पित्त दोष बोलते हैं, वो रिलीज नहीं हो पाती है बॉडी से, और वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है। इस मौसम में जो संभावित बीमारियां इन 2 दोषों की वजह से हो सकती हैं, इनसे बचने के लिए हमें किस तरह का रहना सहना, आहार विहार रखना है, ये आयुर्वेद में बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया है ऋतुचर्या में। तो आज हम बात करेंगे हेमंत ऋतुचर्या के बारे में। इस मौसम में हमें ऐसा आहार रखना है जो वात दोष को नॉर्मल करे और पित्त दोष को जो अंदर एक्टिवेट हो रहा है उसको कम करे। तो इस मौसम में हमें जितने भी चिकनाई वाले पदार्थ हैं, जितने भी घी और तेल से बने पदार्थ हैं, इनका हमें ज्यादा यूज करना है। जो आजकल हम A2 काऊ घी बोलते हैं, इंडियन काऊ का जो घी होता है, या देसी नस्ल की जो गाय होती है, इसका जो घी होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी घी की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो मैं तेल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैं तेल की बात कर रहा हूँ। तो इस मौसम में हमें गाय के घी और तिल के तेल से बने जो पदार्थ हैं, या फिर जो तिल है, तिल से बने जो बाकी पदार्थ हैं, जैसे तिल की पीठियां हैं या तिल से बने जो भी पदार्थ हैं, इनका हमें ज्यादा यूज करना है। घी और तिल का जो ऑयल है, इनका जो ल्यूब्रिकेटिंग कंटेंट है, वो वात दोष की ड्राइनेस को नॉर्मल करता है। जितने भी घी और तेल से बने पदार्थ हैं, ये हैवी नेचर होते हैं, भारी होते हैं, तो ये वात दोष को ठीक करते हैं। तो हमें इस मौसम में घी और तेल का ज्यादा यूज करना चाहिए। हमें इस मौसम में हैवी और हॉट खाना जो है वो ज्यादा खाना चाहिए। ताजा खाना और गर्म खाना और भारी खाना, ये हमें ज्यादा खाना चाहिए। जो हमारी पित्त बड़ी होती है बॉडी में, बेसिकली क्या होता है कि अगर हम प्रॉपरली खाना ना खाएं या हम इस मौसम में व्रत रखें, फास्टिंग करें, तो एक तो वात दोष और बढ़ जाएगा। और जो हमारी बढ़ी हुई पित्त है, अगर हम उसको प्रॉपर उस लेवल का न्यूट्रिशियस डाइट नहीं देंगे, तो हमारी पित्त जो है वो बॉडी टिश्यूज को ही डिस्टर्ब करना चालू कर देती है। तो इस मौसम में हमें हैवी खाना ज्यादा खाना चाहिए। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, मेवे हैं, नट्स हैं, उनका हमें ज्यादा यूज करना चाहिए। जैसे बादाम है, किशमिश है, अखरोट है, खासतौर पे खजूर जो है, इन चीजों का ज्यादा यूज करना चाहिए। इनमें भी सेम क्या होता है कि एक न्यूट्रिशियस कंटेंट जो है, एक ऑयली कंटेंट जो है, वो वात दोष को नॉर्मलाइज करता है, और जो एग्रीवेटेड पित्त है उसको उस लेवल का न्यूट्रिशियस डाइट देता है, ताकि हमारी बॉडी टिश्यूज को पित्त जो है वो डिस्टर्ब ना कर पाए। और इस मौसम में हमें प्रॉपरली कवर्ड रखना है अपने आप को, वुलन क्लॉथ्स को प्रॉपरली यूज करना है, और हमें ऐसी प्लेस में रहना है जहाँ पे हम डायरेक्ट हवा के कॉन्टेक्ट में ना आए, हम एक प्रॉपरली कवर्ड एटमोस्फियर में रहें। और इस मौसम में हमें प्रॉपरली या रूटीन में हमें बॉडी को ऑयल अप्लाई करना है, मसाज करनी है। इससे क्या होता है कि जब हम बॉडी पे ऑयल अप्लाई करते हैं, एक तो जो वात दोष की ड्राइनेस है वो ठीक होती है, और जब हम मसाज करते हैं, मसाज करते वक्त जब हम रगड़ते हैं, उससे फ्रिक्शन क्रिएट होती है, एक हीट क्रिएट होती है। उस हीट से जो हमारे बंद पड़े रोमकूप हैं या हेयर फॉलिकल्स हैं, वो थोड़े ओपन होते हैं, और हमारी जो एग्रीवेटेड पित्त है वो बॉडी से रिलीज होती है। तो इस मौसम में मसाज का बहुत अच्छा रोल है। और इस मौसम में हमें स्टीम बाथ और सन बाथ का भी प्रॉपर यूज करना चाहिए। इससे भी सेम क्या होता है कि जब हमारी बॉडी को स्टीम मिलती है या सन बाथ में हमें हीट मिलती है, तो हमारे जो रोमकूप बंद पड़े हैं, जहां से हमारा पसीना निकलता है, वो छेद ओपन होते हैं, और हमारी जो बड़ी हुई पित्त है बॉडी में, वो रिलीज होती है। तो इस मौसम में हमें स्टीम बाथ और सन बाथ का भी प्रॉपर यूज करना चाहिए। और इस मौसम में हमारे जितने भी ओपनिंग्स है बॉडी की, जिसको हम 9 द्वार बोलते हैं, 9 ओपनिंग्स बोलते हैं बॉडी में, उनको ल्यूब्रिकेट करना चाहिए। हमें नाक में, कान में ऑयल एप्लीकेशन करनी चाहिए। हमें आंखों में भी 1-1, 2-2 बूंद देसी घी की डालनी चाहिए। खास तौर पे हमें एनल और यूरेथ्रल पार्ट पे भी ऑयल अप्लाई करना चाहिए।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी नाभि होती है जिसको हम अम्बिलिकस बोलते हैं, उसमें भी हमें डेली रूटीन में ऑयल अप्लाई करना चाहिए। तो इनसे क्या होता है कि जो हमारी ओपनिंग्स हैं, इनके थ्रू एग्रीवेटेड वात जो है वो बॉडी में एंटर करती है और इन चैनल्स को ड्राई करते हुए जाती है, और जैसे जैसे इन चैनल्स को ड्राई करती है और इनसे रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इस मौसम में हमें भरपूर ऑयल का या घी का इंटरनली और एक्सटर्नली जो है वो यूज करना है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में इस मौसम में कुछ ऐसे रसायनों का वर्णन किया गया है, रसायन मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का वर्णन किया गया है जिनको खाने से एक तो हम इस मौसम में जो संभावित बीमारियां हो सकती हैं वात दोष की वजह से या पित्त दोष की वजह से, उससे बच सकते हैं। रसायनों के प्रयोग से हम अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं थ्रू आउट द सीजन। तो ऐसे मौसम में आयुर्वेद में जो कुछ रसायनों का वर्णन किया है उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक रसायन है जिसका नाम बोलते हैं आम्लकी रसायन। आम्लकी रसायन में क्या होता है, आम्लकी मीन्स आंवला। सब जानते हैं आंवला जो होता है ये इसी मौसम में पाया जाता है। आंवले की जो प्रॉपर्टी होती है वो ठंडा होता है नेचर में, शीत गुण होता है उसका, और उसका जो रस होता है वो अम्ल होता है, खट्टा होता है। तो आंवले की क्या प्रॉपर्टी है कि वो पित्त को शांत करता है, जो पित्त दोष है उसको वो नॉर्मलाइज करता है। तो इस मौसम में हम आम्लकी रसायन को बोलते हैं यूज करने के लिए। आम्लकी रसायन में क्या होता है कि हम आंवला का जो चूर्ण होता है, आंवला का जो पाउडर होता है, उसको आंवला के जूस के साथ मिक्स करके फिर ड्राई करते हैं। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि डबल आंवला का बेनिफिट होता है, आंवले का पाउडर और आंवले का जूस। इसको अगर हम डेली सुबह शाम आधा चम्मच गुनगुने पानी से यूज करते हैं तो ये हमारी आईज के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, ठंड में क्या होता है कि बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से जो हमारी विंड पाइप्स हैं, जो हमारे सांस वाली नालियां हैं, वो ठंड की वजह से कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। तो इस मौसम में जब वो सिकुड़ जाती हैं तो सूखी खांसी जिसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं या एलर्जिक खांसी, ये बड़ी ज्यादा हो जाती है। तो आंवला जो है इनको बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्ट होने से बचाता है और इनमें ल्यूब्रिकेशन क्रिएट करता है, और जो ये कंडीशंस क्रिएट होती हैं ब्रोंकाइटिस की या सूखी खांसी की, इनमें आंवला बहुत अच्छा बेनिफिट रोल प्ले करता है। तो सबको हम लोग एडवाइस करते हैं कि आम्लकी रसायन जो है ये विंटर सीजन में या हेमंत ऋतु में इसका सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ इस मौसम में जो दूसरा रसायन है हम लोग एडवाइस करते हैं, दैट इज वर्धमान पीपली प्रयोग। वर्धमान पीपली प्रयोग का मतलब क्या होता है, पीपली जो होती है जिसको हम पाइपर लोंगम बोलते हैं आयुर्वेद में, ये उष्ण वीर्य होती है, हॉट पोटेंसी की होती है, और इसका जो रस होता है वो कटु और तिक्त होता है, थोड़ा कड़वा होता है। लेकिन इसकी जो पोटेंसी है ये हॉट है और ये ड्राइनेस इन नेचर है, रूक्ष होती है। लेकिन जब हम इसको दूध के साथ यूज करते हैं, दूध में इसको बॉइल करके इसका मिल्क डिकॉक्शन बनाते हैं, तो इसकी जो नेचर है वो चेंज होती है, ड्राइनेस से ये थोड़ी लुब्रिकेटिंग कंटेंट में कन्वर्ट हो जाती है। और खास तौर पे जो विंटर सीजन में ठंड की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ब्रोंकाइटिस और ड्राई कफ की, जो लगातार पेशेंट खांसता है और खांसते खांसते उसकी आंखों में पानी आता है या उसकी पसलियों में दर्द हो जाता है, तो पर्टिकुलरली इस कंडीशन में वर्धमान पीपली का बहुत अच्छा रोल है। हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि दूध में पीपली को बॉयल करके उसको अच्छी तरह बॉयल करना है, और जब वो बॉयल हो जाए तो उसको हम छान के उसको गुनगुना सुबह शाम सेवन करते हैं। तो इसमें ब्रोंकाइटिस या ड्राई कफ, पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ वातज कास की, ड्राई कफ की, उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन इसको हम लोग वर्धमान पीपली क्यों बोलते हैं, इसको यूज करने का तरीका क्या है कि इसको हम कुछ दिन के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूज करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट डे आधी पिपली को यूज किया, फिर नेक्स्ट डे एक पिपली, फिर उससे नेक्स्ट डे 1.5, फिर उससे नेक्स्ट डे 2, ऐसे करते करते हम 5-6 दिन उसको बढ़ाएंगे और फिर एक टाइम के बाद उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके वापस आएंगे। तो जब हम इसको 10 या 15 दिन इसको यूज करेंगे ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और जितनी भी ये वातज कास की कंडीशन है इनको क्योर करती है। इसके साथ साथ एक और रसायन जो हेमंत ऋतु में आयुर्वेद में वर्णित किया गया है, लहसुन शीरपाक। लहसुन जो होता है जिसको हम लहसुन बोलते हैं, गार्लिक बोलते हैं, इसको भी हम मिल्क में, दूध में बॉयल करते हैं विद सम प्रोसेस, और हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि इसको भी इस मौसम में यूज करें। लहसुन जो होता है ये गर्म पोटेंसी का होता है, ये भी कटु और तिक्त रस का होता है, लेकिन जब हम इसको दूध में बॉयल करते हैं तो इसका जो तीखापन है, जो तिक्त रस ज्यादा होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। और इसको हम लोग पर्टिकुलरली
एडवाइस करते हैं विंटर सीजन में क्या होता है, जब ठंड बहुत ज्यादा होती है, ड्राइनेस होती है, तो हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, खासतौर पे जो गठिए के मरीज हैं, जॉइंट पेशेंट्स हैं, जॉइंट पेन्स के पेशेंट हैं, उनमें क्या होता है कि जॉइंट स्टिफनेस शुरू हो जाती है या जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन हो जाती है, बॉडी अकड़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में लहसुन जो है ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और लहसुन शीरपाक जब हम पेशेंट को सुबह शाम के लिए एडवाइस करते हैं तो उससे मॉर्निंग स्टिफनेस, इवनिंग स्टिफनेस, पेन्स, टेंडरनेस, स्वेलिंग, इन सब में बहुत आराम मिलता है। और सर्दियों में क्या होता है, जैसे हमने पहले बोला कि पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसमें और गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लहसुन शीरपाक जो है ये हमारे गैस्ट्रिक इश्यूज को भी बहुत कम करता है। हालांकि ये गर्म तसीर का है, गर्म पोटेंसी है, लेकिन जब हम इसको दूध के साथ यूज करते हैं ये हमारी पित्त को भी शांत करता है और जितने भी गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, पित्त रिलेटेड इश्यूज हैं, उनमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आयुर्वेद में हेमंत ऋतु में एक बहुत अच्छा योग जो और एडवाइस किया गया है वो है हरिद्रा खंड। हरिद्रा का मतलब होता है हल्दी और खांड का मतलब होता है मिश्री। तो एक यूनिक फॉर्मेशन आयुर्वेद में डिस्क्राइब्ड है, आयुर्वेद में एक्सप्लेन्ड है। हरिद्रा खंड होता क्या है कि हेमंत ऋतु में जब ड्राइनेस होती है, स्किन पे बहुत ज्यादा इचिंग होती है या अर्टिकेरियल रैशेस बॉडी पे शुरू हो जाते हैं, एलर्जीज काफी ज्यादा बॉडी पे इफेक्ट करती हैं, डर्मेटाइटिस की कंडीशंस डेवलप होती हैं, जनरलाइज्ड इच क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग हरिद्रा खंड को एडवाइस करते हैं। इसको हम लोग प्रेफर करते हैं गोल्डन मिल्क के रूप में, मतलब दूध में जब हम हरिद्राखंड को मिक्स करते हैं इट लुक्स लाइक अ गोल्डन मिल्क। तो ये भी एक बहुत अच्छा योग है जो हेमंत ऋतु में या विंटर सीजन में सबको लेना चाहिए। और जो भी इस हेमंत ऋतु के वात दोष और पित्त दोष की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इस मौसम में च्यवनप्राश जो है, च्यवनप्राश को भी बहुत एडवाइस करते हैं कि इस मौसम में हर बच्चा, हर बुजुर्ग और इवन हर हेल्दी पर्सन च्यवनप्राश यूज करे। च्यवनप्राश में बेसिकली क्या होता है कि लगभग 42-45 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन उसमें मेन कंटेंट जो होता है वो आंवले का होता है। मतलब मोर देन 40 to 50% च्यवनप्राश में आंवला होता है और बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और च्यवनप्राश जो है ये अगेन हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। तो ये कुछ रसायन जो आयुर्वेद में है इनको वर्णित किया गया है कि इनको हम इस हेमंत ऋतु में यूज करेंगे ताकि हम जो वात दोष है, उसकी जो ड्राइनेस है उसको हम लोग नॉर्मलाइज कर सके, उसके इफेक्ट को हम बॉडी पे ना आने दे और जो हमारा एग्रेवेटेड पित्त है वो भी हमारी बॉडी को डिस्टर्ब ना करे। तो इस मौसम में हमें इस तरह का जो आहार और इस तरह का जो विहार है इसको कंसीडर करके, इसको हमें सोचते हुए इस मौसम की, इस ऋतु की चर्या को हमें फॉलो करना है ताकि हम लोग स्वस्थ रहें और हमारी जो इम्यूनिटी है उसको हम मेंटेन करके रहें।